नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 29 अगस्त 2019 की रात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की नेहरू कॉलोनी में रात करीब 11:30 गोलियों की आवाज आती है। पड़ोसी दौड़े तो सामने का मंजर देख सन्न रह गए। पति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी थी और कोने में सहमी 3 साल की मासूम बच्ची खामोश, डरी हुई। न लूट, न जबरदस्ती। सवाल सिर्फ एक, आखिर क्यों हुआ ये सब? क्या ये महज एक हत्या थी या इसके पीछे रची गई थी कोई गहरी साजिश? कौन था वो जिसने इस परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया और कैसे पुलिस ने इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाया? तो जुड़िए हमारे साथ इस खौफनाक कहानी की तह तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कातिल का असली चेहरा आखिरी में सामने आता है। और अगर आप ऐसे ही सच्चे और रहस्यमयी केस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धर्मपुर इलाके में आने वाली नेहरू कॉलोनी में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग रोहिला फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में 3 सदस्य थे: अशोक रोहिला, उनकी पत्नी कामना रोहिला और 3 साल की मासूम बेटी। अशोक ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था और कामना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों मेहनती थे, आर्थिक रूप से स्थिर और एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। इनकी शादी 2014 में लव मैरिज के रूप में हुई थी। 29 अगस्त 2019 की रात लगभग 11:30 बजे कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाज सुनकर पड़ोसी घबरा जाते हैं और फौरन रोहिला परिवार के घर की ओर दौड़ते हैं। अंदर पहुंचते ही वे देखते हैं कि अशोक रोहिला हॉल में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके कमर से काफी खून बह रहा है। बेडरूम में कामना रोहिला मृत अवस्था में पड़ी हैं और पास ही उनकी 3 साल की बच्ची कोने में डरी समी बैठी है। पड़ोसी बिना देर किए पुलिस को सूचना देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अशोक को अस्पताल भिजवाया जाता है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि अशोक के कमर में गोली लगी है जबकि कामना को 2 गोलियां लगी थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया जाता है। जांच में यह साफ होता है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, यानी हमलावरों का मकसद सिर्फ हत्या करना था। अगले दिन 30 अगस्त को पुलिस अशोक के बयान के लिए अस्पताल जाती है। अशोक बताता है कि रात करीब 11:30 बजे 3 लोग घर में घुसे थे। वह हॉल में बैठा था, तभी एक बदमाश ने उस पर गोली चलाई जो उसकी कमर को छूकर निकल गई। इसके बाद वे लोग बेडरूम में पहुंचे और कामना पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौत हो गई। अशोक का दावा था कि हमलावरों में से एक को वह पहचानता है, रिंकू, जो उसके दूर के रिश्तेदार का बेटा है और छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अशोक ने बताया कि रिंकू कुछ साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में जेल गया था और 1 साल बाद बेल पर बाहर आया। जेल से छूटने के बाद जब वह घर गया तो उसके हिंसक स्वभाव के कारण परिवार ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच अशोक ने उसे देहरादून बुला लिया था। कुछ समय तक वह उन्हीं के साथ रहा, लेकिन कामना को उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा और उसने रिंकू को घर छोड़ने को कहा। इसी बात पर रिंकू और कामना के बीच बहस हुई और फिर रिंकू घर छोड़कर चला गया। अशोक का मानना था कि रिंकू ने बदले की भावना से यह हमला किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिंकू की तलाश शुरू कर दी। एक टीम छत्तीसगढ़ उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि रिंकू पिछले 1 साल से न घर आया है, न ही किसी से संपर्क किया है। उसका मोबाइल नंबर भी बंद मिला। पुलिस ने रिंकू के रिश्तेदारों, जानने वालों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
कॉल डिटेल और पुराने कनेक्शनों को खंगाला गया, मगर नतीजा शून्य रहा। सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, लेकिन उसमें भी रिंकू की कोई मौजूदगी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने अशोक के पड़ोसियों से बारीकी से पूछताछ शुरू की, और यहीं पर एक नई कहानी सामने आती है। पड़ोसी पुलिस को कहते हैं कि रिंकू को तो उन्होंने तकरीबन 1 साल से आते जाते यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन अशोक और उसकी बीवी कामना रोहिला के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि अशोक अपनी बीवी कामना पर शक करता है। अब हालांकि पुलिस का जो प्राइम सस्पेक्ट था वो रिंकू ही था, लेकिन पुलिस को चारों दिशाओं में अपनी जांच करनी होती है, और यह छोटा सा क्लू जो पुलिस को मिला था, इसी के चलते पुलिस अशोक की सीडीआर यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकालती है। क्योंकि अशोक ट्रांसपोर्ट का काम करता था, उसके पास हजारों कॉल आया करते थे। लेकिन पुलिस उसके मोबाइल की सीडीआर में एक पैटर्न को नोट करती है। उन्हें 2 नंबर ऐसे मिलते हैं जिन पर अशोक 1 साल पहले भी काफी बातें किया करता था, और जिस दिन यह हत्याकांड हुआ उससे 2 या 3 दिन पहले अशोक ने उन दोनों नंबर पर बहुत ज्यादा बात की थी। लेकिन पूरे साल भर के दौरान बीच में उन नंबर पर कभी भी बात नहीं की गई थी, और यही बात पुलिस को खटक जाती है। पुलिस उन नंबर्स की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर गौरव शर्मा और दीपक शर्मा नाम के 2 सगे भाइयों का है जो मेरठ में रहते हैं। जब इनके बारे में अशोक से पूछा जाता है तो अशोक कहता है कि ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ ही पढ़ाई करते थे, इसीलिए मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये कभी कभार ही मुझे फोन करते हैं, मुझसे मिलने नहीं आते हैं। पुलिस उन दोनों नंबर की जब जांच करती है तो मालूम चलता है कि दीपक और गौरव दोनों के नंबर 29 और 28 अगस्त 2019 को देहरादून में ही रिकॉर्ड हो रहे थे। यानी कि वारदात वाले दिन ये दोनों लड़के देहरादून में ही मौजूद थे। पुलिस इन दोनों लड़कों से संपर्क करती है, और जब इनसे यह पूछा जाता है कि 28 और 29 अगस्त को वो कहाँ थे, तो वह सीधा सीधा कहते हैं कि वह अपने घर मेरठ में थे। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर दीपक और गौरव पुलिस से झूठ क्यों बोल रहे थे, और इसी के चलते पुलिस शक के बिना पर इन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। सख्ती से जब इनके साथ पूछताछ होती है और इनको इनकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है तो ये दोनों टूट जाते हैं, और यह पुलिस को कहते हैं कि 28 और 29 अगस्त 2019 को यह दोनों देहरादून में ही थे। इनके साथ एक इनका तीसरा दोस्त भी था जिसका नाम प्रवेश था, और इन तीनों ने ही मिलकर कामना की हत्या की है। साथ ही अशोक के ऊपर भी हमला किया था। जब पुलिस इनसे कारण पूछती है तो यह पुलिस को कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वह कोई और नहीं बल्कि कामना रोहिला का पति अशोक रोहिला ही है। यह पुलिस को कहते हैं कि उस रात ये तीनों अशोक के घर में गए थे। अशोक ने घर का दरवाजा पहले से ही खोल के रखा हुआ था। इन्होंने पहले उसकी बीवी कामना के ऊपर गोलियां चलाई जब उसकी हत्या हो गई। तो अशोक ने कहा कि एक गोली मेरी कमर में भी मार दो जिससे मेरे ऊपर किसी को शक ना हो, और यह ऐसा ही करते हैं, और उसके बाद यह वहां से चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अशोक रोहिला अपनी बीवी को क्यों मरवाना चाहता था, और अगर अशोक की बीवी को इन तीनों ने मारा है तो उसका रिश्तेदार रिंकू कहाँ है। सवाल बहुत सारे थे, और इन सभी के जवाब केवल और केवल अशोक ही दे सकता था, और इसीलिए पुलिस बिना देरी किए अशोक रोहिला को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद सारा सच खुलकर सामने आ जाता है। दरअसल अशोक अपनी बीवी कामना को मारने का प्लान 1 साल से बना रहा था, और अशोक यह बात जानता था कि उसका एक रिश्तेदार है रिंकू जिसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, और क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि कामना की हत्या करके उसका इल्जाम रिंकू के ऊपर लगा दिया जाए, और इसी प्लान के चलते अशोक रिंकू को अपने घर रहने के लिए बुलाता है। उसके बाद अपनी बीवी कामना को भड़काता है कि इसे घर से निकाल दो, जिस कारण से कामना और रिंकू में झगड़े होते हैं,
और रिंकू घर छोड़कर चला जाता है। अशोक ने ऐसा इसलिए किया था कि कामना की हत्या के बाद उसका इल्जाम रिंकू के ऊपर लगाया जा सके। जब रिंकू घर छोड़कर चला जाता है तो अशोक मेरठ में रहने वाले अपने दो दोस्तों से संपर्क करता है जिनका नाम दीपक शर्मा और गौरव शर्मा था। यह उन्हें 2 लाख रुपए देता है और उन्हें कहता है कि रिंकू नाम के एक व्यक्ति को रास्ते से हटाना है। अब यह दिन था अगस्त 2018 का, जिस दिन अशोक रोहिला का बर्थडे था। अशोक अपने दोस्त गौरव और दीपक को देहरादून बुला लेता है। साथ ही उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति परवेश भी आता है। साथ ही वह रिंकू को भी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लेता है। यहाँ पर रिंकू को पूरी रात शराब पिलाई जाती है। उसकी शराब में नींद की गोलियां भी मिलाई जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद दीपक शर्मा, गौरव शर्मा और प्रवेश नाम का व्यक्ति उसे गाड़ी से राजस्थान लेकर जाते हैं और राजस्थान ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को राजस्थान के जंगलों में फेंक देते हैं। साथ ही उसका मोबाइल और उसकी आईडी ले लेते हैं ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। रिंकू की हत्या के बाद अशोक ने अपने दोस्तों दीपक और गौरव से हर प्रकार का संपर्क तोड़ दिया। उसका इरादा साफ था, अगर कभी रिंकू की लाश मिल भी जाए और जांच शुरू हो तो किसी भी हाल में उसका नाम न सामने आए। वक्त बीतता गया और मामला ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन अब वो दिन आ चुका था, 29 अगस्त 2019, जब अशोक का असली खेल शुरू हुआ। इस दिन अशोक के पुराने दोस्त दीपक, गौरव और परवेश तीनों देहरादून पहुंचे। रात को 11:30 बजे अशोक ने अपने घर का दरवाजा पहले से खुला छोड़ दिया। तय योजना के अनुसार तीनों अंदर घुसे और सीधे जाकर अशोक की पत्नी कामना की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अशोक पर भी एक गोली चलाई गई ताकि वह घायल हो जाए और खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर सके। अब देहरादून पुलिस को जब इन तीनों युवकों से रिंकू की हत्या की कहानी मालूम चलती है तो पुष्टि के लिए वे राजस्थान पुलिस से संपर्क करती है। वहां से चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। अगस्त 2018 में राजस्थान के एक घने जंगल में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। उसके पास से कोई मोबाइल, कोई आईडी या दस्तावेज नहीं मिला था। जब हफ्तों तक शव की पहचान नहीं हो सकी तो पुलिस ने उसे अज्ञात शव मानकर अंतिम संस्कार कर दिया और फाइल पेंडिंग में डाल दी। राजस्थान पुलिस जब उस शव की तस्वीर देहरादून पुलिस को भेजती है तो तस्वीर को देखकर पुष्टि हो जाती है कि वह शव रिंकू का ही था। यानी दीपक, गौरव और परवेश ने जो कुछ बताया वह सच था और पूरी योजना के पीछे मास्टरमाइंड अशोक रोहिला ही था। मगर अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था, आखिर अशोक ने अपनी ही पत्नी को क्यों मरवाया? अशोक से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि 2014 में उसने कामना से प्रेम विवाह किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी के बाद एक बेटी भी हुई। साल 2017 आते आते कामना ने एक बुटीक खोलने की इच्छा जताई। अशोक ने उसका सपना पूरा किया और दुकान खुलवा दी। शुरुआती दौर में बुटीक नहीं चला, लेकिन कुछ महीनों बाद दुकान ने रफ्तार पकड़ ली और कामना मार्केट से उधार लेकर निवेश करने लगी। धीरे धीरे उसने लगभग 40 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, जिसे उसने अपने बुटीक में लगाया। जब अशोक को इसका पता चला तो उसने कामना से इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछा। कामना ने उसे जवाब दिया कि वह चिंता न करे, पैसा अपने आप वापस हो जाएगा। यहीं से अशोक के मन में शक की दीवारें खड़ी होने लगी। उसे लगने लगा कि जिस व्यक्ति से कामना पैसे ले रही है उसका उससे कोई संबंध है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अशोक का शक गहराता चला गया और साथ ही यह डर भी कि अगर यह कर्ज वापस नहीं चुका तो जिम्मेदारी उसी पर आएगी। इन्हीं दो वजहों को लेकर अशोक ने फैसला कर लिया कि उसे कामना को रास्ते से हटाना ही होगा।
और यह भी तय कर लिया कि हत्या के लिए रिंकू को मोहरा बनाया जाएगा, क्योंकि वह पहले से ही एक आपराधिक छवि वाला इंसान था। अशोक जानता था कि अगर हत्या रिंकू के नाम से जुड़ी तो सभी को उस पर यकीन करना आसान होगा। 29 अगस्त 2019 को उसने अपना आखिरी चरण शुरू किया, अपनी पत्नी की हत्या और खुद को घायल दिखाकर एक परफेक्ट प्लान तैयार किया। मगर कहते हैं, जुर्म चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, वो कभी छुपता नहीं। यही हुआ इस केस में भी। प्लान परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी सी चूक, कॉल डिटेल की जांच, और सब कुछ सामने आ गया। अंत में देहरादून पुलिस ने अशोक रोहिला, गौरव शर्मा, दीपक शर्मा और परवेश, चारों को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दायर हुई और आज चारों आरोपी जेल में हैं। कानून अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में इन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। शक और लालच इंसान को इस हद तक अंधा कर देता है कि वो अपने सबसे करीब के रिश्ते तक मिटा देता है। लेकिन कोई भी साजिश चाहे कितनी भी चालाकी से रची गई हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए रिश्तों में भरोसा रखें, शक में मरने से बेहतर है बात करके सुलझाना। और याद रखिए, कानून से बचा कोई नहीं है, न पहले बचा था, न आगे बचेगा। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि समस्याओं का समाधान बातचीत और काउंसलिंग से निकाला जाना चाहिए, न कि हिंसा से। यह केस मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में संवाद की कमी पर चर्चा को बढ़ावा देता है। साथ ही यह भी बताता है कि घरेलू झगड़े या शक को समय रहते संभालना कितना जरूरी है।